हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 10th एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग औद्योगिकरण का युग अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज का पहला प्रश्न है, शुरुआती कारखाने कहां और कब स्थापित हुए? इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, 1730 के दशक में इंग्लैंड में, यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग जो है इंग्लैंड से होती है। तो इंग्लैंड में 1730 के दशक में शुरुआती कारखाने लगने स्टार्ट हो गए थे। तो सही आंसर है आपका बी वाला। दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। तो सही आंसर है आपका ए वाला। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार। राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कार, इन तीनों ने औद्योगिक क्रांति में बल दिया है, जबकि धर्म सुधार आंदोलन का इसमें कोई योगदान नहीं था। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा ए वाला। चौथा प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, खनन उद्योग से, परिवहन उद्योग से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई है। तो सही आंसर है आपका ए वाला। पांचवा प्रश्न है, दो जादूगरों का चित्र दर्शाता है। पूर्व से अलादीन, जिसने अपने जादू चिराग से एक सुंदर महल बनाया, एक मैकेनिक जो अपने आधुनिक औजारों से पुल, जहाज, मीनारें और ऊंची इमारतें बनाता है। पूर्व और पश्चिम के बीच का अंतर, अलादीन पूर्व और अतीत का और मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है, या उपरोक्त सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, औद्योगिक क्रांति की जो स्टार्टिंग हुई है वो पश्चिम से हुई है, यानी इंग्लैंड से हुई है। और इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो गई है तो वहाँ पर जो अवसंरचना थी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसका भी विकास किया गया। वहाँ पर आधुनिक तकनीक के सारे पुल बनाए गए, जहाज बनाए गए, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई। ये सब विकास वहाँ पर हुआ। पश्चिमी नजरिए में जो पूर्व के देश थे, यानी भूमध्य सागर के पूर्व में जो देश स्थित थे, उन्हें वो प्राच्य मानते थे। और उनका मानना यह था कि प्राच्य देशों के पास कोई तकनीकी ज्ञान तो है नहीं, ये लोग चमत्कारिक ज्ञान में डूबे हुए हैं। तो इसी वजह से इन्होंने जो पोस्टर वगैरह बनाए हैं, उनमें जो कंपैरिजन किया है, उसमें पश्चिम को आधुनिकता का प्रतीक दिखाया है, जबकि पूर्व में दिखाया कि पूर्व में अलादीन के चिराग से जो है सुंदर सुंदर महल बन रहे हैं। यानी कि पूर्व में लोग अभी भी जादू टोने में बिलीव कर रहे हैं कि पश्चिम में क्रांति हो रही है, पश्चिम में आविष्कार हो रहे हैं, वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं। तो यहां पर ये सभी के सभी विकल्प आपके सही हैं। तो आंसर होगा आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। छठवां प्रश्न है, अंग्रेजों की नजर में प्राच्य इलाके थे पूर्व, आधुनिक, पारंपरिक, रहस्यमय, उपरोक्त सभी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंग्रेजों की नज़र में जो प्राच्य इलाके थे वो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश थे। और आमतौर पर इन्होंने ये शब्द जो है एशिया के लिए इस्तेमाल किया है। पश्चिमी नज़रिए में प्राच्य जो इलाके थे वो पूर्व, आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमयी थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। सातवां प्रश्न है, स्टेपलर और फुलर किसे कहते हैं? फुलर ऐसा व्यक्ति है जो चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। स्टेपलर ऊन को उसके रेशों के अनुसार स्टेपल करता है या छांटता है। ए और बी दोनों, स्टेपलर और फुलर दोनों रंगरेज हैं। देखिए, यहां पर आपका सी वाला विकल्प सही है। फुलर एक ऐसा व्यक्ति है जो चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, और स्टेपलर ऊन को उसके रेशों के अनुसार छांटता है। तो यहां पर ए और बी दोनों ही सही हैं। तो आंसर होगा आपका सी वाला। आठवां प्रश्न है, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, रोलिंग और स्टेपलिंग से संबंधित उत्पादन प्रक्रियाएं किससे संबंधित हैं? वस्त्र उद्योग, रेलवे उद्योग, शिपिंग उद्योग, कांच उद्योग। ये सभी प्रक्रियाएं जो है वस्त्र उद्योग से संबंधित हैं। तो आंसर है आपका ए वाला। नौवां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? कपास और धातु, धातु और चीनी, जहाज और कपास, कपास और चीनी। देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कपास और धातु उद्योग थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला।
10वां प्रश्न है, नए व्यापारी यूरोप के शहरों में व्यापार स्थापित नहीं कर सके क्योंकि नियम उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते थे। व्यापार शुरू करने के लिए पर्याप्त उत्पाद नहीं थे क्योंकि गिल्डों का एकाधिकार था। शक्तिशाली व्यापार गिल्डों ने नए व्यापारियों के लिए शहरों में व्यापार करना मुश्किल कर दिया। व्यापारी गांव के लोगों के साथ व्यापार करना चाहते थे। सबसे मेन रीजन ये था कि शहरों में जो थे दस्तकारियों के संगठन और व्यापारिक गिल्ड सक्रिय थे जो कि नए व्यापारियों को शहरों में व्यापार करने से रोकते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 11वां प्रश्न है, प्रारंभिक औद्योगिकरण क्या है? भारी कारखाना उत्पादन पर आधारित उद्योग। औद्योगिकरण का पहला और प्रारंभिक रूप आधुनिक तकनीक पर आधारित उद्योग, ग्रामीण तकनीकी उद्योग। प्रारंभिक औद्योगिकरण या फिर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है औद्योगिकरण का पहला और प्रारंभिक रूप। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 12वां प्रश्न है, मशीन उद्योग के युग से पहले रेशम और सूती वस्तुओं की बेहतर किस्में कहां से आती थी? मिस्र, भारत, फारस और रोम। देखिए, जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था उससे पहले भारत और चीन के बने हुए कपड़ों का बोलबाला था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 13वां प्रश्न है, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले के औद्योगिक उत्पादन के चरण को कहा जाता है? औद्योगिकरण, सामंतीकरण, आदि औद्योगिकरण, उपनिवेशीकरण। देखिए, इंग्लैंड और यूरोप में जब फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले के जो औद्योगिक उत्पादन का चरण है उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन या आदि औद्योगिक चरण कहा जाता है। तो आंसर है आपका सी वाला। 14वां प्रश्न है, हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि कारखाना प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 25 लाख पाउंड कच्चा कपास आयात कर रहा था। 1787 तक इसका आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड हो गया। उपरोक्त सभी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं औद्योगिकरण की स्टार्टिंग कपास उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग से हुई है। इसका रीजन ये था क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकरण हो रहा था, इस वजह से इसका उत्पादन भी तेजी से बढ़ गया। 1760 में ब्रिटेन में जो आयातित कपास था इसका लगभग 25 लाख पाउंड आयातित कपास यहाँ पे मंगाया जाता था, जो कि 1787 तक बढ़कर ये लगभग 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया था। तो यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक लोकप्रिय संगीत पुस्तक प्रकाशित की जिसके मुख्य पृष्ठ पर नई सदी के उदय की घोषणा करने वाला एक चित्र था? न्यू कॉमन, जेम्स वॉट, ई.टी. पॉल, मैथ्यू बोल्टन। ई.टी. पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1901 में अपनी एक म्यूजिक किताब लॉन्च की है जिसके कवर पेज पर नई सदी के उदय का एक चित्र बना हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 16वां प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया? रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स वाट, मैथ्यू बोल्टन, न्यू कॉमन। देखिए, रिचर्ड आर्कराइट ने इंग्लैंड में कपास मिल का रूपरेखा तैयार किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 17वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निम्नलिखित में से किस कारखाने को इंग्लैंड में नए युग का प्रतीक माना जाता था? लोहा और इस्पात, धातु, जूट, कपास। देखिए, कपास के कारखाने को इंग्लैंड में नए युग का प्रतीक माना जाता था। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 18वां प्रश्न है, पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया और किसने इसमें सुधार किया? जेम्स वाट ने पहला भाप इंजन बनाया और न्यूकामैन ने इसमें सुधार किया। रिचर्ड आर्कराइट ने पहला भाप इंजन बनाया और न्यूकामैन ने इसमें सुधार किया। जेम्स वाट ने न्यूकामैन द्वारा निर्मित भाप इंजन में सुधार किया, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, न्यूकामैन ने भाप इंजन का निर्माण किया था जबकि जेम्स वाट ने उसमें सुधार किए थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 19वां प्रश्न है, न्यूकामैन द्वारा निर्मित स्टीम इंजन में किसने सुधार किया? मार्को पोलो, जेम्स वाट, हरग्रीव्स, रिचर्ड आर्कराइट। इसमें जेम्स वाट ने सुधार किया था। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 20वां प्रश्न है, पूर्व औद्योगिकरण के काल में नए व्यापारी कहां से सामान खरीदते थे? शहर, गांव, विदेश
द्वीप समूह। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चूंकि शहरों में दस्तकारी के संगठन और व्यापारिक गिल्डों का बोलबाला था, तो नए व्यापारियों को शहरों में एंट्री नहीं मिल पाती थी। तो ऐसे में उन्होंने ग्रामीण जो बुनकर थे या ग्रामीण जो कृषक वगैरह थे जो कि उत्पादन प्रक्रिया में शामिल थे, उनके साथ संबंध स्थापित किए और उनसे सामान खरीदना स्टार्ट किया। तो ये लोग गांव से सामान खरीदते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 21वां प्रश्न है, विक्टोरियन ब्रिटेन में अभिजात वर्ग और पूंजीपति वर्ग हाथ से बने सामानों को पसंद करते थे क्योंकि वे सस्ते थे, उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, वे बेहतर सामग्री से बने होते थे, वे परिष्कार और सुरुचि के प्रतीक थे। देखिए यहाँ पर जो ब्रिटेन का जो उच्च वर्ग था या पूंजीपति वर्ग था, ये हाथ से बने सामानों को पसंद करता था क्योंकि ये परिष्कार, यानी कि परिष्कार का मतलब विशिष्ट शैली में बने होते थे और कहीं ना कहीं इनके अभिजात वर्ग को प्रदर्शित करते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 22वां प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी क्या थी? एक मशीन, एक व्यक्ति, एक उद्योग या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी, तो सही आंसर है आपका ए वाला। 23वां प्रश्न है, इंग्लैंड में किस नई तकनीक के आगमन से महिलाएं नाराज हुईं? स्पिनिंग जेनी, भूमिगत रेलवे, भाप इंजन या इनमें से कोई नहीं। देखिए जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किया गया था और इसमें एक ही पहिया, यानी इसमें एक पहिया जो है, एक पहिए को घुमाने वाला व्यक्ति जो है बहुत सारी तकलियों को एक साथ घुमा देता था, जिसकी वजह से कई सारे धागे एक साथ बन जाते थे। तो नई तकनीक के आगमन से महिलाओं को लगा कि उनका रोजगार छिन जाएगा, इसी वजह से उन्होंने फैक्ट्रियों में जहां पर ये मशीन लगी हुई थी इसको नुकसान पहुंचाया। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, जेम्स हरग्रीव्स, सैमुअल ल्योक, रिचर्ड आर्कराइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका आविष्कार 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 25वां प्रश्न है, ऊनी उद्योग में महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी की शुरुआत का विरोध किया क्योंकि बेरोजगारी के डर से महिला श्रमिक नई तकनीक के आगमन के प्रति सत्तापूर्ण हो गई थी, महिलाएं मशीन चलाना नहीं जानती थीं, महिलाएं हाथ से कताई पर निर्भर थीं या उपरोक्त सभी। देखिए इसका जो मुख्य कारण है वो है बेरोजगारी के डर से महिलाएं जो श्रमिक हैं उनके मन में ये था कि ये अगर मशीन सभी फैक्ट्रियों में स्थापित हो जाएगी तो महिलाओं से रोजगार छिन जाएगा, इसी वजह से उन्होंने इसका विरोध किया था। तो यहां पर सही आंसर है ए वाला। 26वां प्रश्न है, कौन सा पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ता था? बंबई, हुगली, सूरत, मछलीपट्टनम। देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ता था। तो सही आंसर है यहां पर सी वाला। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? सूरत और मछलीपट्टनम, मद्रास और कलकत्ता, मद्रास और बंबई, बंबई और हुगली। पूर्व औपनिवेशिक का मतलब यह है कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ पर कौन से बंदरगाहों का बोलबाला जाता था। तो पूर्व औपनिवेशिक काल में हमारे यहाँ पर सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली बंदरगाह जो है काफ़ी फेमस बंदरगाह थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 28वां प्रश्न है, सूरत और हुगली के स्थान पर कौन से नए बंदरगाह स्थापित किए गए? बंबई और उड़ीसा, बंबई और कलकत्ता, मछलीपट्टनम और कलकत्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के बाद अंग्रेजों ने सूरत और हुगली के स्थान पर बंबई और कलकत्ता पोर्ट की स्थापना की। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर के दक्षिण एशियाई बंदरगाहों के साथ व्यापारिक संबंध थे? मछलीपट्टनम और हुगली, मछलीपट्टनम और सूरत, सूरत और बॉम्बे या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कोरोमंडल तट पर स्थित मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 30वां प्रश्न है, भारत में पुराने व्यापार के केंद्र कौन से थे? बंबई कलकत्ता, दिल्ली बंबई, सूरत हुगली, कर्नाटक चेन्नई। भारत में पुराने व्यापार के केंद्र सूरत और हुगली थे। तो सही आंसर है आपका सी वाला।
31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय बंदरगाह ने औपनिवेशिक शासन के दौरान अपना महत्व खो दिया? बंबई, कलकत्ता, सूरत, मद्रास। सूरत बंदरगाह ने औपनिवेशिक शासन के दौरान बॉम्बे बंदरगाह स्थापित होने की वजह से अपना महत्व खो दिया था। तो सही आंसर है सी वाला। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में औद्योगिक परिवर्तन के स्वरूप को प्रभावित किया? औपनिवेशिक शासन, मुगल शासन की कमजोरी, ग्रामीण इलाकों की गरीबी, भारत पर नियंत्रण के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष। देखिए, भारत में औद्योगिक परिवर्तन जो है औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए हैं। तो औपनिवेशिक शासन के स्वरूप ने औद्योगिक परिवर्तनों की दर को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। तो सही आंसर है यहां पर ए वाला। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या भारत में सूती बुनकरों के सामने नहीं आई? निर्यात बाजार ध्वस्त हो गया था, उनके पास अच्छी गुणवत्ता वाला कपास नहीं था, आयातित माल सस्ता था, भारतीय उद्योगों में अक्सर हड़तालें होती थी। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि बुनकरों के सामने कई सारी समस्याएं थीं, जैसे कि उनका निर्यात बाजार ध्वस्त हो गया था। चूंकि उस समय कच्चे कपास का निर्यात जो है इंग्लैंड के लिए हो रहा था, तो ऐसे में उनके लिए कपास खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर उनके पास अच्छी गुणवत्ता वाला कपास मौजूद नहीं था। इसके अलावा ब्रिटेन से आने वाला जो फैक्ट्रियों का सामान था या फैक्ट्रियों का जो कपड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता था, तो आयातित माल सस्ता था। तो बुनकरों के सामने ये सभी समस्याएं आई हैं, उन्होंने इनको झेला है। हालांकि उन्हें भारतीय उद्योगों में जो हड़ताल वगैरह हुई हैं उनसे उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर आपका डी वाला जो कथन है ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। तो आंसर है आपका डी वाला। 34वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्रित करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच के लिए किसे नियुक्त किया? आड़ती, सिपाही, पुलिसकर्मी, गुमास्ता। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने बुनकरों की निगरानी करने, बुनकरों से बना हुआ कपड़ा इकट्ठा करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए वेतनिक कर्मचारी गुमास्ता तैनात किए थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता से संबंधित है? व्यापारी, दस्तकार, अवैतनिक कर्मचारी, कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुमास्ता पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी उसकी देखभाल करता था, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करता था, कपड़े की खरीदारी करता था। तो ये कंपनी के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक था। तो सही आंसर है डी वाला। 36वां प्रश्न है, कंपनी ने बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ सामान बेचने से कैसे रोका? इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कंपनी अपने बुनकरों को सबसे ऊंची दरों की पेशकश करती थी। कंपनी बुनकरों को उनके उत्पादन के लिए कच्चा माल खरीदने हेतु ऋण देती थी। ऋण लेने वालों को अपना उत्पादित कपड़ा गुमास्ता को बेचना पड़ता था। बुनकर अपना उत्पाद किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उस समय के जो भी हालात थे उन हालातों में गरीबी ज़्यादा थी। गरीबी ज़्यादा होने की वजह से जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए हैं तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। उन्होंने गरीब बुनकरों को पहले से ऋण दिए हैं और बदले में ये शर्त रखी है कि आप जो भी उत्पादन करेंगे वो हमारे लिए करेंगे। तो जो भी बुनकर उनसे ऋण लेते थे वो कपड़ा जो भी तैयार करते थे वो कपड़ा उन्हें गुमास्ता को ही देना पड़ता था। इसमें वो लोग अपनी स्वयं की कीमत भी तय नहीं कर सकते थे, यानी गुमास्ता जो कीमत तय करता था उसी कीमत पर उन्हें कपड़ा बेचना होता था। तो यहाँ पर आपका ए वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी अपने बुनकरों को सबसे ऊंची दरों की पेशकश करती थी। कंपनी ऊंची दरों की पेशकश नहीं करती थी बल्कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाती थी। तो उन्हें जो औने पौने दाम देकर उन्हें उनसे कपड़ा खरीदती थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुमास्ता का था? बुनकरों की निगरानी करना, आपूर्ति एकत्रित करना, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना, उपरोक्त सभी। देखिए, ये सभी कार्य गुमास्ता के थे। तो आंसर है आपका डी वाला। 38वां प्रश्न है, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लाहौर इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? जमशेदपुर, बंबई, मद्रास, अहमदाबाद। 1907 में टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जो है जमशेदपुर में स्थापित किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या
19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की नहीं थी। कच्चे माल की कमी, व्यापारिक गिल्ड से संघर्ष, स्थानीय और विदेशी बाजार का पतन, नए कारखानों की स्थापना। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उस समय सारा का सारा कच्चा माल इंग्लैंड को निर्यात कर दिया जा रहा था, तो कच्चे माल की कमी थी। इसके अलावा स्थानीय और विदेशी बाजार का पतन हो गया था, क्योंकि इंग्लैंड में बनने वाले इंग्लैंड की जो फैक्ट्रियों में बनने वाले कपड़े थे, उस कपड़े का इंग्लैंड के बाज़ारों में और भारतीय बाज़ारों में बोलबाला हो गया था। भारत में भी नए कारखानों की स्थापना हो रही थी। तो ये सब समस्याएं बुनकरों को फेस करनी पड़ी हैं। हालांकि व्यापारिक गिल्डों से इनका संघर्ष नहीं हुआ है, क्योंकि बुनकर अधिकांश गांव में रहते थे, तो इनका संघर्ष व्यापारिक गिल्ड से नहीं हुआ है। तो आपका सही आंसर है बी वाला। 40वां प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 3% था। 1850-51 में यह 33% हो गया था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक ये आंकड़ा जो है 50% से ऊपर चला गया। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टार्टिंग में जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, जब वहां पर फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं हुई थी, उस समय वहां पर भारतीय कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो 1811-12 में हमारे यहाँ से सूती वस्त्र जो है लगभग कुल निर्यात का 33% था, ना कि 3%। यानी हमारे यहाँ से जितना भी निर्यात होता था उसमें अकेले 33% के लगभग सूती वस्त्र होते थे। क्योंकि जब वहाँ पर 1830 के दशक के बाद औद्योगिक क्रांति की स्थापना हुई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने लगी हैं, तो वहाँ पर अब उत्पादन होने लगा है। ऐसे में भारतीय कपड़े की डिमांड वहाँ पर घट गई है। तो बाद के समय में 1850-51 तक आते आते अब भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का स्थान जो है मात्र 3% रह गया था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला सही है, क्योंकि वहाँ पर जब फैक्ट्रियाँ स्थापित हो गई थी तो उन फैक्ट्रियों में अब कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए भारत से लगातार सूती का आयात किया जा रहा था, यानी कच्चे कपास का आयात किया जा रहा था। तो 1850 तक आते थे सूती का जो आयात था ये भारतीय आयात में 31% हो चुका था, और 1870 तक ये आंकड़ा जो है 50% से ऊपर चला गया था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। तो सही आंसर है आपका बी वाला, केवल 2। 41वां प्रश्न है, 19वीं सदी के अंत तक भारत में बुनाई उद्योग अंततः ध्वस्त हो गया, क्यों? भारत से सभी कच्चे माल गायब हो गए। कच्चे माल की ऊंची कीमतों के कारण भारतीय बुनकरों ने अन्य व्यवसायों को अपना लिया। भारतीय कारखाने स्थापित हुए और मशीन निर्मित वस्तुओं से बाजार भर गया। अंग्रेजों ने कपड़ा व्यापार पर पूर्ण एकाधिकार कर लिया। देखिए, 19वीं सदी के अंत तक भारत में बुनाई उद्योग के खत्म होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि अब भारतीय कारखाने भी स्थापित होने लगे थे और बाजार जो थे ये मशीन निर्मित कपड़ों से भर गए थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 42वां प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854, 1907, 1915, 1923। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में की थी। तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 43वां प्रश्न है, भारत में पहली कपास मिल कहां स्थापित की गई थी? कानपुर, बॉम्बे, अहमदाबाद, मद्रास। देश में पहली कपास मिल जो है ये बॉम्बे में स्थापित की गई थी। तो सही आंसर है आपका बी वाला। मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? 1816, 1855, 1856, 1854। मुंबई में देश की पहली कपड़ा मिल 1854 में स्थापित हुई थी। तो सही आंसर है डी वाला। मद्रास की पहली कताई और बुनाई मिल कब शुरू हुई? 1874, 1872, 1877, 1875। मद्रास की पहली कताई और बुनाई मिल जो थी 1874 में स्टार्ट हुई थी। तो सही आंसर है ए वाला। देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार। देश की पहली जूट मिल बंगाल में स्थापित की गई थी। देश की पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? 1854, 1855, 1862, 1865। देश की पहली जूट मिल 1855 में कलकत्ता के पास रिसड़ा में स्थापित की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 48वां प्रश्न है, भारत में पहली भारतीय स्वामित्व वाली जूट मिल कब और कहां स्थापित हुई? 1855 रिसड़ा,
1917 बम्बई, 1917 कलकत्ता, 1862 पटना। देखिए यहाँ पर प्रश्न की भाषा पर ध्यान दीजिए। यहाँ पूछा गया है भारत में पहली भारतीय स्वामित्व वाली, यानी ऐसी मिल जिसकी स्थापना भारतीयों ने की हो, तो ऐसी जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? तो पहली भारतीय स्वामित्व वाली जो जूट मिल है इसकी स्थापना 1917 में कलकत्ता में हुई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय स्वामित्व वाली जूट मिल स्थापित की थी? सेठ हुकुमचंद, जीडी बिरला, जमशेदजी नसरवानजी टाटा, द्वारकानाथ टैगोर। देखिए मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कलकत्ता में देश की पहली भारतीय स्वामित्व वाली जूट मिल की स्थापना की थी। तो सही आंसर है ए वाला। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में औद्योगिक उत्पादन पर प्रभुत्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं थी? एंड्रयू यूल, बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, जार्डेन स्किनर एंड कंपनी, एल्गिन मिल्स। देखिए एंड्रयू यूल, बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, जॉर्डन स्किनर एंड कंपनी, ये सभी जो हैं यूरोपीय प्रबंध एजेंसियां थीं। जबकि एल्गिन मिल जो है उत्तर भारत की पहली कपड़ा मिल थी, जिसकी स्थापना 1864 में कानपुर में की गई थी, यानी इसकी स्थापना जो है कानपुर में हुई थी। तो यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो है डी वाला। 51वां प्रश्न है, द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? बुनकर, संगीतकार, उद्योगपति, चित्रकार। द्वारकानाथ टैगोर एक उद्योगपति और समाज सेवक थे, यानी समाज सुधारक थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 52वां प्रश्न है, वह व्यक्ति जो लोगों को गांव से लाता था, उन्हें रोजगार प्रदान करता था, उन्हें शहरों में बसने में मदद करता था और जरूरत के समय उन्हें धन उपलब्ध कराता था, उसे क्या कहते थे? स्टेपलर, फुलर, गुमास्ता, जॉबर। देखिए ऐसा व्यक्ति जॉबर कहलाता था, जो कि गांव से शहरों में काम करने के लिए लोगों को लेकर आता था, उन्हें रोजगार प्रदान करवाता था, शहरों में उनके रुकने की व्यवस्था करता था और जरूरत के समय उन्हें पैसे वगैरह भी देता था। तो ये जॉबर था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर उद्योगपतियों द्वारा नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियुक्त किया जाता था? गुमास्ता, पुलिसकर्मी, सिपाही, जॉबर। देखिए जॉबर फैक्ट्री का कोई पुराना कर्मचारी होता था जो कि उद्योगपतियों का विश्वसनीय होता था। तो उद्योगपति नई भर्ती करने के लिए इसी पर जिम्मेदारी सौंप देते थे और यही व्यक्ति जो गांव से मजदूरों को लेकर आता था और उन्हें फैक्ट्रियों में जॉब दिलाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 54वां प्रश्न है, उद्योगपतियों द्वारा नियोजित जॉबर का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? धन एकत्र करना, उद्योग स्थापित करना, नई भर्ती करना, कच्चा माल उपलब्ध कराना। इसका मुख्य कार्य जो है नई भर्ती करना था। तो सही आंसर है सी वाला। 55वां प्रश्न है, 1830-40 के दौरान भारत में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियां किसने स्थापित की? जमशेदजी नसरवानजी टाटा, दिनसा पेटेट, सेठ हुकुमचंद, द्वारकानाथ टैगोर। देखिए द्वारकानाथ टैगोर ने 1830-40 के दौरान भारत में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियां स्थापित की थी। तो सही आंसर है यहां पर डी वाला। 56वां प्रश्न है, 1911 में भारत में 67% बड़े उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित थे? बंगाल और बंबई, सूरत और अहमदाबाद, दिल्ली और बंबई, पटना और लखनऊ। देखिए 1911 में 67% बड़े उद्योग केवल बंगाल और बंबई में ही स्थित थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हथकरघा कपड़ा उत्पादन के प्रसार में मदद की? आयात शुल्क, सरकारी नियमन, तकनीकी परिवर्तन, निर्यात शुल्क का अधिरोपण। देखिए हथकरघा कपड़ा उत्पादन में फ्लाई शटल के आने से यहां पर उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। तो यहां पर तकनीकी परिवर्तन हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक उपकरण बुनाई के लिए रस्सियों और पुली के साथ प्रयोग किया जाता था, जिससे कपड़े के चौड़े टुकड़े बुनने में मदद मिलती थी? हथकरघा, पावर लूम, फ्लाई शटल, स्प्रिंग जेनी। देखिए ये फ्लाई शटल था। तो सही आंसर है यहां पर सी वाला। 59वां प्रश्न है, विज्ञापन हमें नए उपभोक्ता बनाने में कैसे मदद करता है?
यह उत्पादों को वांछनीय और आवश्यक बनाता है। यह लोगों के मन को आकार देने और नई ज़रूरतें पैदा करने का प्रयास करता है। यह उत्पादों के लिए बाजारों का विस्तार करने में मदद करता है। उपरोक्त सभी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब किसी चीज़ का लगातार एडवर्टाइजमेंट आता है तो हमें लगने लगता है कि यह उत्पाद बहुत अच्छा है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जब किसी चीज़ का प्रचार किया जाता है, उसके उपयोग के बारे में बताया जाता है, तो हमें भी लगने लगता है कि इसका इस्तेमाल हमें भी करना चाहिए ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट करने से जो उत्पादों का बाजार है इसका विस्तार होता है। तो यहाँ पर आपका सभी का सभी विकल्प सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार ये कहता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ इसकी जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी इसमें देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।